विमेंस डे सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? विमेंस डे तो हर दिन मनाना चाहिए। आप बाहर में कितना भी काम कर लीजिए, घर का काम तो महिलाओं को ही करना है। जबकि अगर हम सरस्वती को देखते हैं तो सरस्वती जो है क्या है? अच्छा देखिए, शॉपिंग को बहुत नेगेटिव वे में लिया जाता है। अच्छा महिलाएं हैं, शॉपिंग करना है, मतलब कृष्ण भगवान ने कहा प्यार तुम हो, जो तुम कहो वो मेरी मर्जी। उसका कितना असर पड़ता है, खासतौर से अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको। इस सिचुएशन में मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। उसके पेन को मैं समझ गई, लेकिन मैं उसके पेन को रिलीव नहीं कर पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। महिलाओं की बात देश में होनी चाहिए क्योंकि देश की आधी आबादी है और हर कोई यही कहता है कि अगर देश की आधी आबादी विकास कर रही है तो आपके देश का विकास हो रहा है। और आप चाहे भारत को ले ले या दूसरे कंट्रीज को ले ले, आपने देखा है कि वहां पर किस तरह से महिलाएं हर चीज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और इससे वो अपनी ताल ठोक करके ये बात कहती हैं कि हाँ, हम इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे में देखिए, विमेंस डे के दिन हम बात महिलाओं को लेकर करने जा रहे हैं, जिसमें बात होगी महिलाओं के हर चीज की, यानी कि जिस तरह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को वो बैलेंस आउट करके चलती हैं, जिस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर में कई सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलती हैं, तो उसका क्या असर ग्रहों के हिसाब से पड़ता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे बीच में एक खास मेहमान जो है वो जुड़ चुकी है। एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो कि वास्तु गुरु हैं और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं, मान्या अदलखा जी। मान्या अदलखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। जी मान्या जी, देखिए विमेंस डे के दिन हम बात महिलाओं की करने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उनके इन एंड आउट हर बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हम वेदों से शुरुआत करें तो वेद में जो लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो वो सारी चीजें पढ़ी हैं, तो वेद में जो लिखा हुआ है क्या आज के वक्त में वही चीजें इंप्लीमेंट हो पा रही हैं महिलाओं के लिए, या फिर कुछ आपको अलग, कुछ आपको डिफरेंट सा यहाँ देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले तो देखिए, विमेंस डे एक ऐसा दिन है जो हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम विमेंस डे सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? विमेंस डे तो हर दिन मनाना चाहिए। माता, अगर हम बात करते हैं, एक औरत जो है एक माँ का रूप भी है, एक गॉडेस का रूप भी है, एक बिटिया का रूप भी है, एक अपनी अर्धांगिनी का रूप भी है। हर तरीके से अगर हम देखें तो हमेशा एक औरत को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम इसको कहते हैं, जहाँ पर ईगो क्लैशेस आते हैं एक औरत को लेकर। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि किस तरीके से शिव ने, जब कहते हैं ना कि माँ पार्वती को गुस्सा आया था, तो उनके गुस्से को, क्रोध को उनके नष्ट करने के लिए शिव जो हैं उनके पैरों में लेट गए। तो वहाँ शिव जो है, जो खुद इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है, वो भी एक औरत को उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत दे रहे हैं, जो कि आज के समय पर, आज के ज़माने में औरत को नहीं मिल रही है। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि क्या ये इक्वालिटीज ऋग्वेदास, अथर्ववेदास या फिर हमारे सभी उपनिषद और वेदों में दी गई थी, जो हमें आज नहीं मिल रही? क्या हम विमेन उतनी ही हकदार हैं जितनी कि पहले लोग थे, या पहले की विमेन्स थी, या गॉडेसेस थी? तो सबसे पहले ऋग्वेदा से शुरू करते हैं। उसमें एक मंत्र है, चोदयंती सुनृतनाम चेतंती सुमति नामा यज्ञम दधे सरस्वती। इसका जो मंत्र है, इसका अर्थ है कि सरस्वती अर्थात विदुषी, विदुषी मतलब कि जो गृहिणी है, सरस्वती को गृहिणी भी कहा गया है। वो स्त्री जो एक बहुत ही मधुर वाणी, सत्य वचन के साथ रहती है, या अपनी वाणी को मधुरली, जैसे कहते हैं ना, अच्छे पोलाइटली बात करती है, और उसी तरीके से अपनी बात का वर्णन वो जो है लोगों से करती है और अपनी फैमिली को भी वही प्रेरणा देती है। उसको यज्ञ, यानी कि देव यज्ञ हो गया या ब्रह्म यज्ञ, ये इसको धारण करने के लिए वह योग्य है।
कहते हैं कि मतलब कि वो एक देवी के समान है। तो आप देखिए ऋग्वेद में भी ये क्लियरली बोला गया है कि जो गृहिणी सही वाणी से अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन में पार्ट लेती है और अपने उसी माइंड इंटेलेक्चुअल ब्रेन के साथ लोगों को भी प्रेरणा दे रही है, तो उसके इंटेलेक्चुअल ब्रेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ इस मंत्र का जो मतलब है वो ये है। तो क्यों नहीं आज यह जो वेदों में लिखा हुआ है ये आज पूरा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज भी क्योंकि आज की जो विमेन है वो एक एजुकेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है, अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट है और वो हर चीज़ को कर सकती है, कितनी इंटेलेक्चुअल है, कितनी कहते हैं ना कि हर तरीके से परिपूर्ण है। तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो कि ऋग्वेदास में बोली गई। तो आपको आज के वक्त में ऐसा क्यों लगता है माने जी कि मतलब ऋग्वेदास में कहा तो गया, लेकिन अब के टाइम में मैं ये बात करूंगी कि देखिए एक तरह से ये कलयुग है और अब के टाइम में जो है महिलाओं को वो जगह, वो रिस्पेक्ट, वो जो तमाम चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या किसी फील्ड में उनकी कमी है? क्योंकि देखिए आज आसमान को भी जो है महिलाएं छू रही हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि घर को भी बहुत अच्छे से महिलाएं जो है वो चला रही हैं, तो कहाँ कमी जो है वो रह रही है आपके हिसाब से? तो देखिए जहाँ हम बात करते हैं, हम जो जितना बात कर रहे हैं कि आज जो है आसमान छू रही हैं या आज जो है क्या कहते हैं हर फील्ड में जो है विमेन्स आगे हैं, तो जब हम इस सेक्टर की विमेन्स की बात करते हैं तो वो जो सेक्टर है वो अभी भी बहुत छोटा है। कहीं ना कहीं 20% ऑफ द वुमेन इज ओनली डूइंग दैट। आज भी अगर आप पिछड़े हुए जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें उठा के देखेंगे या पुराने जितनी भी पुरानी सभ्यता हैं उनके अंदर आप उठा के देखेंगे तो लोगों का आज भी विचारधारा नहीं बदली है। आज भी विचारधारा यही है कि एक विमेन को सिर्फ घर में काम करना चाहिए। राजनीति जैसे कि बात करते हैं कि राजनीति जो है सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों को इसमें नहीं आना चाहिए। अब जब अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान बहुत इजीली यहाँ ले जाऊंगी कि जब आपने देखा होगा रामायण में भी आपने पढ़ा होगा कि दशरथ के साथ खड़े होके कैकेयी ने लड़ाई लड़ी थी, युद्ध किया था और कैकेयी की वजह से ही दशरथ जीते थे। दूसरा महाभारत भी हमें एक बहुत अच्छा जो है एक कहते हैं ना उदाहरण देता है, जहाँ पता चलता है कि जब महाभारत होने वाला था तब पांडवों के साथ बैठ के जो द्रौपदी थी उसने पूरी तरह से ये डिसीजन में यानी कि जो रणनीति है, हाँ उसमें डिसीजंस जो लेने थे उसमें पूरा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। वो उनके साथ बैठ के उसके अंदर पूरा रणनीति जो है उन्होंने फॉलो की थी कि किस तरीके से क्या डिसीजंस होने चाहिए, लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो अगर यहाँ देखें तो डेफिनेटली पता चलता है कि किस तरीके से जो है चीज़ें आज के टाइम में और पहले रही हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि घर और प्रोफेशनल लाइफ को यानी कि ऑफिस को बैलेंस आउट करके चलना इट्स टफ। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक माइंडसेट भी है, जो आपने कहा अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो मुझे अब लग रहा है कि एक माइंडसेट भी है कि आप बाहर में कितना भी काम कर लीजिए, घर का काम तो महिलाओं को ही करना है। एनी हाउ ऑफिस से आके करो, खाना तभी बनाना है आपको, बच्चे की देखभाल आपको करनी। अगर बच्चा पढ़ाई अच्छा ना कर रहा हो तो भी आपके ऊपर में ब्लेम जाता है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि हमें फिर वेदों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ऐसे भी हम कहते हैं ना कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने वेदों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ बेहतर ही लेके आता है, क्योंकि हम चीज़ें छोड़ चुके होते हैं। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे ऋग्वेद में और क्या कुछ महिलाओं को लेकर के जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और मंत्र बताऊंगी जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो विदुषी है यानी कि जो गृहिणी है वो कितनी इंटेलेक्चुअल ब्रेन के साथ है, और उसको जो है एक सरस्वती रूपा भी लिया गया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, ये मंत्र इस तरीके से है, शिवा न शंतमा भव सुमृडिका सरस्वती माते युयोम संधशः। इस मंत्र में क्लियरली बताया है कि सरस्वती को विदुषी भी कहा गया है, गृहिणी भी कहा गया है। जबकि अगर हम सरस्वती को देखते हैं तो सरस्वती जो है क्या है, वो आपके कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है,
ठीक है ना, वो आपकी नॉलेज है। तो नॉलेज आपको कहाँ से मिल रही है? इंट्यूटिव पर्सन से ही आपको नॉलेज मिलती है। तो यहाँ क्लियरली कहा है कि जो एक स्त्री है उसका जो है हमेशा जो है उसका जो उसको किस तरीके से दर्शाया गया है, एक गॉडेस के रूप में दर्शाया गया है। और वो गॉडेस जो है ब्रह्मा को पावर दे रही है। सरस्वती आज अगर ब्रह्मा ये सब वेद लिख पाए तो नॉलेज की वजह से ही लिख पाए ना। वो नॉलेज कहाँ से आई? वो सरस्वती माँ ने दी, तो इसीलिए वो लिख पाए ना। तो आज अगर जो भी गृहिणी, इनफैक्ट जो लोग घर पे रह रही हैं, वो भी अगर अपने हस्बैंड्स को एक इंट्यूटिव ब्रेन के साथ या इंटेंटिवली वो ये चीज़ें ना बोलें या उनको ना सिखाएं, तो क्या आपको लगता है कि जो है मेल्स ये प्रॉपरली सब कुछ हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक विमेन की कितना बड़ा रोल है पूरी उनकी लाइफ को चलाने में, उनकी फैमिली को चलाने में और खुद की इंडिपेंडेंस को भी चलाने में। तो कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब यहाँ पर बात की कि देखिए मतलब कहते भी है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसे में हम ये देखते हैं कई जगह पे, कई घरों में ऐसा है कि महिलाएं जो है बहुत नॉर्मल अपनी लाइफ जो है वो जीती हैं। लाइक किसी भी तरह के कपड़े पहन लिए, बाल कैसे भी बांध लिया, और कहते हैं ना कि अगर घर की महिलाएं, उनके पास अगर सब कुछ है तो कहीं ना कहीं घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और ये बात पुरुषों को समझनी चाहिए कि अगर महिलाओं को आप थोड़ा शॉपिंग करा दें या फिर उनके लिए एक अच्छे तरीके से उनको जो उनका जीवन है वो चले, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हम चाहेंगे कि इसका एक तरह से आप अपने ज्योतिष समाधान के तौर पर जो है इसको बताइए कि क्या करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो। तो देखिए, जब हम बात करते हैं गृहिणी की या एक लेडी की, या फिर इनफैक्ट चाहे वो आपकी खुद की एक लेडी लव हो या लवर हो, इनको जो है लक्ष्मी माता का रूप भी माना जाता है। और प्लैनेट वीनस को इसके साथ जो है विमेन, फीमेल के साथ वीनस को जोड़ा जाता है। और कहते हैं कि अगर आप वीनस को खराब कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वीमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीनस जो है अफेक्ट हो रहा है। और वीनस किसका प्लैनेट है? लग्जरी का प्लैनेट है, आपके फाइनेंसिस का प्लैनेट है, आपको आपकी लाइफ में बेटरमेंट का प्लैनेट है। तो अगर आप वीमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप वीनस को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या नाराज कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं एक छोटी सी रेमेडी जो है मेल्स को बताना चाहूँगी। जो लोग अपनी वाइफ को पायल गिफ्ट कर दें फ्राइडे के दिन, या फिर फ्राइडे के दिन वो उनको मीठी जो एक सफ़ेद मिठाई होती है वो खिला दें, या फिर शॉपिंग करा दें, तो भी उनके लिए बेस्ट। अच्छा देखिए, शॉपिंग को बहुत नेगेटिव वे में लिया जाता है। अच्छा, महिलाएं हैं, शॉपिंग करना है, मतलब इस वे में आज के टाइम में लेकर के चलते हैं कि बहुत खर्चीली है, बहुत कुछ है। हम चाहेंगे कि ये जो एक मिथ है लोगों के अंदर में कि शॉपिंग सिर्फ वर्ड जो है, आप एक तरह से उनके लिए वो चीज खरीद रहे हैं जो उनको पसंद है। तो इस मिथ को मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, शॉपिंग से यहाँ बात ये नहीं है कि शॉपिंग करा दें कि जो महिला है वो बहुत ज्यादा खर्चीली है, नहीं। जब हम बात करते हैं शॉपिंग करा दें या जो है उनकी पसंदीदा, क्योंकि हमें उनको खुश रखना है। अगर घर में महिला खुश है तो आपकी लाइफ इजी चल सकती है। अगर घर में महिला ही खुश नहीं है तो आपकी जो बैलेंस लाइफ है वो खराब होगी, आपके बाहर भी लाइफ जो है खराब होगी, घर में तनाव रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए महिला को खुश रखना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए उनको शॉपिंग कराना, उनको उनकी खुशी, कहते हैं ना कि जहाँ पर उनकी खुशी आती है, पहले भी यही कहा जाता था। अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी कि कृष्ण भगवान से जो है राधा ने पूछा कि प्यार क्या है, तो कृष्ण भगवान ने कहा प्यार तुम हो। तो उन्होंने कहा तुम मुझे कैसे खुश रख सकते हो? तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा कि जो तुम कहो वो मेरी मर्जी, जो तुम कहो वो मेरी मर्जी। यानी कि जो तुम्हारी विश है वही मैं चाहता हूँ। तो मतलब कि आप देखिए कि वो कितने खुश, मतलब कितने उससे कह रहे हैं कि जो तुम्हारी विश है वही मेरी विश है, तो मैं तो तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपनी
प्रेमिका के लिए या अपनी अर्धांगिनी के लिए कितने पूरी तरह से समर्पित हैं, उसकी खुशी में ही उनकी खुशी है। और पहले भी अगर हम बात करें पुराने टाइम की भी, गॉड्स की भी, वो अपनी वाइफ्स में या फिर अपनी प्रेमिका में ही खुशी ढूंढते थे, तभी तो वो इतने पावरफुल और इतनी चीज़ें पा पाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं शॉपिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर शॉपिंग से मतलब हो सकता है कि वो शॉपिंग पर जाकर जो है अपने घर की चीज़ें खरीदे, हो सकता है। और अगर उसको कभी महीने या 2 महीने में आपने कुछ दिला भी दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, जो अनकंडीशनल लव है वो प्रोवाइड कर रही है। तो अगर वो आप उसको कुछ उसके बदले में दे भी देते हैं तो उसकी खुशी और उसका जो है प्रेम ही पाएंगे, और उसके बदले में वो आपको और क्या क्या दे रही है वो आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने यहाँ पर तो कृष्ण भगवान जो है उनका एक एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पर दिया जो कहीं ना कहीं रूह को छूने वाला था। लेकिन अगर मैं वास्तु टिप्स की बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पे कहते हैं कि शायद महिलाओं के आंसू नहीं निकलने चाहिए, तो कुछ ऐसा वास्तु टिप्स भी है कि महिला के जो आंसू है वो क्यों निकलते हैं, क्या वजह है? हाँ, तो इसके पीछे में क्या? तो देखिए, डिप्रेशन में जाने के लिए वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है डायरेक्शन, वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो जगह है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो जगह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जगह पर, क्योंकि कहते हैं कि ये डिप्रेशन का जोन है। पहले के समय पर जब वास्तु देखते थे या वास्तुकला को फॉलो करते थे तो इस जगह पर, इस डायरेक्शन में स्पेसिफिकली कोप भवन बनाए जाते थे। कोप भवन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोग रोने जाते थे, वहाँ पे वो जो एंजाइटी या फिर वो जो जिस इमोशन से निकल रहे हैं वो वहाँ पर वाइप आउट करते थे, वो क्लियर करने जाते थे ताकि बेटर डिसीजन ले सके। तो ये वाली जो जगह है, ये जो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की, अगर किसी का मेन गेट या फिर मेन एंट्री इस जगह की है तो उस घर में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होंगी। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की आपकी एंट्री आ जाती है, आपके घर का मेन गेट इस एरिया में आ जाता है, तो आपके घर के या तो आपके आंसू निकलेंगे, औरत के आंसू निकलेंगे, जो कि महिलाएं हैं उनके आंसू निकलेंगे, या फिर जो है उनके जो टैप्स हैं वो टप 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 करके गिरेंगे। जैसे ही आप उसको ठीक कराएंगे तो वापस डिप्रेशन लेडीज पे जाएगा। तो इस एरिया की जो मेन एंट्री है उसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, मैं आपसे मतलब कहाँ ऋग्वेद से ला करके अथर्ववेद पर जाऊंगी और उसके बाद देखिए वास्तु टिप्स भी ले रही हूँ। तो ये ओवरऑल जो है वुमेन्स डे के दिन महिलाओं के लिए स्पेशल बातचीत हो रही है। ना केवल इस सेंस में बातचीत हो रही है कि आप खुद किस तरह से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, बल्कि इस तरह से भी कि ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है, किस तरह से वास्तु टिप्स के जरिए जो है घर की महिलाएं वो खुश हो सकती हैं, समृद्ध हो सकती हैं, और साथ ही साथ घर परिवार भी बैलेंस आउट करके चल सकते हैं। तो हमने अब के टाइम में देखा है जो फीमेल्स है, चाहे कंसीव किया हो, प्रेग्नेंट हो या नहीं किया हो, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो ये तो आपको एक हो गया कि मेडिकल तौर पर इश्यूज है वो सामने आते हैं, लेकिन इसका हमारे आसमान में जो ग्रह हैं उसका कितना असर पड़ता है, खासतौर से अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको लेकर? तो देखिए, यहाँ अगर हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं ना, तो वुमेन्स में मूड स्विंग्स होते हैं। अब हम इसको अगर देखें तो हार्मोनल भी ले सकते हैं, क्योंकि एक एज होती है तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स तो जबकि मेंस में भी चेंज होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर काम में बिजी हैं, वो इतने इंट्यूटिव नहीं होते हैं, इतना जो है चीज़ों को ओवरथिंक नहीं करते या दिल से नहीं लगाते हैं। इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में देखी जा सकती है। अब ये जो मूड स्विंग्स आते हैं ना, ये एक स्पेसिफिक प्लैनेट है जो कि मून प्लैनेट है, यानी कि चंद्रमा। क्योंकि एक विमेन को चंद्रमा के भांति भी लिया जाता है, क्योंकि विमेन जो है वो बहुत इंट्यूटिव होती है, तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स रहना बहुत ही जो है लाजमी है। अब जब वो चंद्रमा उसका वीक है, या फिर अगर कहें कि यही चंद्रमा उसके जो है छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में है, जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसके अंदर अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है, तो उसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत इंडिसाइसिव रहेगी। इसके चलते वो हर चीज़ में जो है बहुत इमोशनल रहेगी, और इमोशनली ही उसका जो कहते हैं ना कि उसका पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो चलेगा वो इमोशनली ही चलेगा।
हर चीज़ को दिल पर लगा लेना, हर चीज़ को मतलब बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना, ये चीज़ें जो है इस मून की वजह से देखी जा सकती हैं। कोई टिप्स आप इसको लेके, बिल्कुल, रेमेडी? जो लोगों को मूड स्विंग्स रहते हैं, मैं उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। उनको कुछ नहीं करना है, सुबह उठते ही एक गिलास पानी ले लें, उस पानी के अंदर वो जो है हल्का सा नमक और टिंच ऑफ शुगर ये मिक्स करके रोज वो पी लें। इससे इनकी एंग्जाइटी तो खत्म होगी और मूड स्विंग्स में भी इनको बैलेंस आउट मिलेगा। मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे वो 5 मिनट की ही मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वास्तु टिप ज़रूर देना चाहूँगी, अपने नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करें। अपने नॉर्थ वेस्ट में कोई भी एंटी एलिमेंट, यानी कि वहाँ पर अगर टॉयलेट आ गया है, यहाँ पर किचन आ गई है, या फिर वहाँ पर वो एरिया बढ़ा हुआ है, तब भी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो उस एरिया को बैलेंस करें, उस एरिया को साफ सुथरा रखें, ऑर्गेनाइज्ड रखें। इससे जो है मूड स्विंग्स अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। जरूर दिखती है आपको। अच्छा, ऐसे में हम जो लगातार बात कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी, और उस पर जो बाकी प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है, तो मूड स्विंग्स की तो हमने बात की है, इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग जो है एक फीमेल्स के ही अंदर में है। ओवर थिंकिंग आजकल मेल्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम आज वुमेंस डे के दिन जो है बात कर रहे हैं महिलाओं की। तो वुमेन्स को अगर ओवर थिंकिंग है तो कैसे इस बात को वो समझे, कैसे इस चीज़ से कम आउट करें, क्या टिप्स, क्या रेमेडी? तो देखिए, ओवर थिंकिंग की अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, यहाँ पर क्योंकि मैं एक एज एन NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं वहाँ पर आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, वहाँ कौन से केमिकल इक्वेशंस बन रही हैं, उसके बेसिस पे आज आपको समझाऊंगी कि ओवर थिंकिंग विमेंस में क्यों आती है। देखिए, जब ओवर थिंकिंग आती है ना, तो हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। ओवर थिंकिंग 2 ही चीज़ों के लिए की जाती है। या तो हमारे साथ कोई पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है जिसको हम बार बार सोचते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया था जिसकी वजह से मेरे पास ये सिचुएशन आई। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जिसमें हम व्हाट इफ टेक्निक लगाते हैं कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ ये किया गया तो क्या होगा। तो वो व्हाट इफ टेक्निक में लेडीज चली जाती हैं और ओवरथिंक करने लग जाती हैं। अब इस समय पर जब वो ओवरथिंक कर रही होती हैं तो उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से उस एक सिनेरियो में इतना डूबता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब उस प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी टेक्निक है। इस टेक्निक को मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा विमेंस तक लेकर जाऊंगी। इन्होंने करना क्या है, एक पेपर ले लें, एक पेपर लेकर वो जो भी ओवरथिंक कर रही हैं, जो भी माइंड में उनके थिंकिंग चल रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को वो एक पेपर पर लिख ले। अब जब उन्होंने, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है, जो भी थॉट जिस चीज से रिलेटेड चल रहा है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख ले। अब सेकंड स्टेप में उन थॉट्स को जो लिखा है उनके अंदर से वो ये चेक करें कि इनमें से कौन सा मेरे कंट्रोल में है, उसको वो राइट टिक कर दें। अब जब वो राइट टिक कर लिया, एक पेपर और ले लें, दूसरा पेपर ले लें। अब जो राइट टिक किए हुए हैं, क्योंकि बाकी जो थॉट्स रह गए इसका मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, राइट। जो राइट टिक किए हुए हैं उनको वो दूसरे पेपर पे उतारें, और जो रह गए हैं थॉट्स उनको उस पेपर को फोल्ड करें, कैंडल लें, कैंडल के आगे जाकर ये इंटेंट दे कि ये जो अनकंट्रोलेबल थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं ये मैं यूनिवर्स में छोड़ रही हूँ, और उस पेपर को जला दें। अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप, जो कि उन्होंने दूसरे पेपर पर लिखा है कि ये मेरे कंट्रोल में है, चाहे छोटा सा ही एक्शन ले, चाहे एक पॉइंट के ऊपर, चाहे आपके 4 थॉट्स आ रहे हैं, 12-10 थॉट्स आ रहे हैं, आप खुद देखेंगे कि 10 या 12 थॉट्स के बाद आपके थॉट्स बंद हो जाएंगे, उससे ज़्यादा थॉट्स आपको नहीं आते हैं। तो उन थॉट्स में से किसी भी एक के ऊपर जाते ही एक्शन ले लें। द मोमेंट वो एक्शन ले लेंगे, आपका ब्रेन शांत हो जाएगा कि हाँ, मैंने कंट्रोलेबल जो थॉट्स थे उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो ओवरथिंकिंग को कम करना शुरू कर देंगे। मान्या जी, मैं अगर आपके लाइफ की भी बात कर लूँ, आप DU के स्टूडेंट रही, उसके बाद आप दुबई में जाकर के एक टीचिंग, मतलब आप टीचर बनी,
फिर लगा कि आप तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद आप आ गई, बिजनेस वूमेन बन गई है। फिर अचानक से आप ये एस्ट्रोलॉजी, ये जो है वास्तु गुरु बनना, मतलब क्यों लगा कि आपको ये बनना चाहिए, और ये कैसे आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है, और आपके सबसे पहले क्लाइंट कौन थी? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जब मैं 19 साल की थी, मेरी मैरिज हो गई थी, तब मैं सेकंड ईयर में ही थी। थर्ड ईयर का मेरा रिजल्ट जो है मैं बाद में लेने गई हूँ, और ग्रेजुएशन मतलब मेरी बाद में कंप्लीट हुई है। बट मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो वो मेरे चार्ट्स में ही ऐसा लिखा है कि मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ती रहूँगी। तो पढ़ने का, सीखने का मुझे शुरू से बहुत शौक था। शादी के बाद कुछ सालों के बाद ही हम लोग जो है दुबई शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर उससे पहले मैंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट की इन इकोनॉमिक्स, और साथ में मैंने अपना जो है बीएड कंप्लीट की। वहाँ जाकर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। तो मैंने एक स्कूल में एज ए टीचर जॉब की। अब जब जॉब ली तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैं सेकंड ग्रेड की टीचर थी, जेम्स स्कूल में थी, और एक बच्चा सेन, क्योंकि वहाँ पर सेन स्टूडेंट्स भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ते हैं, तो जो सेन स्टूडेंट था, जो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उसकी एक आँख जो है वो पत्थर की थी। वो अपनी आँख निकाल के मेरे पास ले आया और कह रहा है कि मैम ये लगा दो। अब ही वॉज ऑलरेडी इन पेन एंड आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल दैट चाइल्ड, क्योंकि मुझे वो आई लगानी नहीं आ रही है। एंड वो बच्चा बड़े ट्रस्ट से मेरे पास आया है कि ये लगा दो। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि छोटे बच्चे पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। उसके पेन को मैं समझ गई, लेकिन मैं उसके पेन को रिलीव नहीं कर पाई। वहाँ से मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। मैंने अपने आप को थोड़ा समय दिया। मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू किया अपनी रेकी का, कि मैं लोगों के पेन को दूर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, वो पेन को टच कर पाती हैं, वो पेन को आप ठीक कर पाती हैं, जो शायद किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन से नहीं हो सकता है। ये आपसे बात करके, आपके नंबर्स को देख के, कुछ टिप्स अपना करके, जो कि एक तरह से कहे कि वास्तु टिप्स कहे, चाहे फिर हम न्यूमरोलॉजिकली देख ले, तो वो टिप्स के जरिए आप करती हैं। इट्स बिग, मतलब आपके लिए कैसा लगा था जब आपने फर्स्ट क्लाइंट, मैंने पूछा भी था कि आपकी पहली क्लाइंट कौन थी और कैसा फील हुआ? तो मैं रेकी के लिए अपनी पहली क्लाइंट बताऊंगी। मेरी एक क्लाइंट थी जिनको रेगुलरली उनके नी में पेन रहता था। ये मेरी दुबई की क्लाइंट थी, उनको नी में पेन रहता था। मैं वहाँ पर जहाँ रहती थी, दैट वाज अ टावर, और उस टावर में बहुत सारे घर थे। वहीं से एक लेडी आई थी जिनको नी में काफ़ी पेन रहता था, और अब उनकी नी का पेन मैंने उनको हील किया, लेकिन उनके नी का पेन जा नहीं रहा था। तो फिर मैं उनके साथ बैठी। मैंने कहा आप मेरे साथ बैठिए, आइए घर पे, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगी। मैंने उनकी बातों से समझा कि वो उनकी मदर इन लॉ के साथ उनका काफ़ी जो है क्लैशेस रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ग्रजेस जो हैं वो लेकर बैठी हुई हैं। तो मैंने उनको क्या कहा कि ये हीलिंग आपको तभी लगेगी जब आप अपने इस ग्रजेस को छोड़ेंगे। तो वहाँ पर मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको और बताऊंगी, जो मैंने उनको भी बताई थी। वो टेक्निक है फॉरगिव एंड फॉरगेट की टेक्निक। मैंने उन्हें कहा कि 21 दिन लगातार आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले आपने सिर्फ इतना कहना है। आपको जाकर किसी से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, या आपको जाकर किसी को नहीं बोलना है। आपको सिर्फ ये अपना थॉट यूनिवर्स में छोड़ना है कि मैंने किसी के साथ अगर गलत किया है तो मुझे वह इंसान माफ़ करे, और अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, मुझे मेरा दिल दुखाया है, तो मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ। आपको इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये थॉट यूनिवर्स में छोड़ना है। जब आप ये थॉट यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो एक यूनिवर्स का जो है एक, कहते हैं ना, मकसद बन जाता है कि उस इंसान तक ये थॉट को पहुंचाना। और जब वो थॉट उस इंसान को पहुंच जाता है तो आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। उन लेडी ने 21 दिन लगातार ये किया। उनके साथ साथ मैंने उनकी हीलिंग की, और 21 दिन के अंदर अंदर उनको ये रिलीफ ज़रूर मिल गया।
तो ऐसे अगर मैं एक टिप्स आपसे चाहूँगी यहाँ पर, आपने जब आप स्टोरी अपनी अब बता रही थी तो उन्होंने कहा देखिए 19 इयर्स में मेरी शादी हो गई, जो कि आज के टाइम में अगर सोचे तो हम कहेंगे कि मैच्योर थी नहीं, एज वो है नहीं शादी वाली, लेकिन आपने उस वक्त किया। एंड उसके बाद जब आप दुबई गई तो ये मन में आपके आया कि आपको काम करना चाहिए, आप घर नहीं बैठ सकते। ये अगर किसी के जहन में आ जाए, जो हम बात कर भी रहे थे कि महिलाएं क्यों नहीं घर से बाहर जाकर के काम करती हैं, कोई रोकता है या खुद से वो इनिशिएट नहीं लेती है, तो खुद से इनिशिएट लेने के लिए भी क्या कोई आपके पास टिप्स है? बिल्कुल, देखिए इनिशिएशन हम कब लेते हैं, क्या आप छोटी सी बात समझिए कि जब हम कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें बार बार कोई चीज़ रोक रही है, तो हमें हमारे में किस चीज़ की कमी है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं, हमारे अंदर कमी है करेज की। क्योंकि करेज होगा, करेजली हमने अगर वो काम कर लिया तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाना है। तो करेज की कमी है। तो करेज को ठीक करने के लिए आपको आपके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेटर करनी चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्शन आपको करेज देने वाली है। जब आप साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी की फोटो लगा लेते हैं, लाल झंडा लगा लेते हैं या उसको बैलेंस रखते हैं, तो आपको करेज मिलना शुरू कर देते हैं। हनुमान चालीसा रीड करना शुरू कर दें तब भी आपको करेज मिलता है। तो करेज अगर आप ले लेंगे तो कॉन्फिडेंस तो आप अपने आप, जब आपने एक कदम रख लिया, कहते हैं ना कि एक कदम अपने हिम्मत कर ली, आपने हिम्मत कर ली, हाँ, एक कदम ही दूर हैं आप अपनी मंजिल फिर से, तो आप झंडा गाड़ी देंगे। बिल्कुल, तो वो एक कदम उठा लेंगे ना तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो करेज जो है, आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से बातें हैं, वहां उसको बैलेंस करें, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकती हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी आइडल कौन? मेरी आइडल देखिए मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ को मैंने उस समय पर भी देखा है जब वह बहुत ही बुरे समय से जा रही थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनकी पॉजिटिविटी, जो मुझे लगता है कि मुझे भी उनके डीएनए से ही मिली है, और गिव अप ना करने की एक, जो कहते हैं ना, एक शक्ति, वो मुझे उनसे मिली है। दूसरा नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी मेरी चाची सास का, जिनका नाम जो है शशि अदलखा है। उनका नाम मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं अपने घर को छोड़कर, क्योंकि कहते हैं ना माँ के लिए तो एक बच्चा जो है बच्चा ही होता है, वो उसको दुलारेंगी भी, उसको प्यार भी करेंगी, सब कुछ करेंगी। लेकिन जब मैं शादी कर कर इस घर में आई, तो अब जब हम शादी करके ससुराल में आते हैं तो सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। आप अपने घर में एक बेटी की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको सब जो है एक एक्सपेक्टेशन की नज़र से देखते हैं। पर इनने, जो मेरी चाची सास हैं, उन्होंने मेरी हर सिचुएशन में मुझे बहुत ही, हर सिचुएशन में मैं कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया। हर सिचुएशन में वो मेरे साथ खड़ी हुई, मतलब परेशानी आई तो परेशानी में उन्होंने मुझे समझाया, खुशी आई तो खुशी में उन्होंने समझाया। मतलब कई अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए, लेकिन वो लेडी हमेशा जो है एक कहते हैं ना इंस्पिरेशन बन के, एक इंट्यूटिवली, इंटेंटिवली, हर तरीके से उन्होंने जोड़ के रखा। और कहीं ना कहीं माने जी, मुझे आपकी बातों से भी लगता है, और अब के वक्त में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, बट अब ये वक्त ना बदलाव का है। अब ये कहना चाहिए कि एक महिला ही दूसरी महिला को अगर सपोर्ट कर दे तो उससे आगे और कोई ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल तो हमारे सामने है मान्या अदलखा जी के तौर पर, जिनको उनकी चाची सास जो है उन्होंने बहुत यहाँ पर साथ दिया, और साथ ही साथ माँ तो देती ही हैं वैसी परवरिश, और उतनी हिम्मत वो बनती ही हैं। आप हमारे साथ जुड़ी मान्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वुमेंस डे के दिन मुझे लग रहा है कि बाकी महिलाएं भी जो आपको सुन रही होंगी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा, और जितने टिप्स आपने बताए हैं अपनाइएगा ज़रूर। आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन जो है आपका बेहतर होगा। लेकिन इस सोच के साथ ज़रूर, महिला की दुश्मन नहीं होती। इस सोच को बदलते हुए आगे की ज़िंदगी इस हिसाब से कि महिला एक दूसरे को आगे बढ़ा सकती है। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी, महिला की दुश्मन नहीं है। एक क्वीन ही दूसरी क्वीन का जो है ना क्राउन फिक्स करती है। अगर कहीं किसी महिला से कहीं आपकी सपोर्ट चाहिए तो एक दूसरे को सपोर्ट दें, आगे बढ़े। यही मेरा एक जो है आज के लिए एक मैसेज रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन माने जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुछ और वीडियोस के लिए आप लगातार इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।